Okay, tell me before we start, किसी को कुछ पूछना है? Any doubt? Has anyone? No, sir. कोई डाउट नहीं किसी? ओके, चलो। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी जरूर लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी की लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी इज, बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिखो सब लोग, पोटेंशियल एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यू राइट इट कंप्लीटली, इज द एनर्जी ड्यू टू virtue of position या फिर configuration of an object। बस इतनी सी डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजिशन और configuration of an object। ऑलराइट, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. देखो बहुत सिंपल है। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फॉर इंस्टेंस, लेट्स से अ स्टोन इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, of mass suppose 2 kg, and that same stone is, let's say, on the roof of a building। सेम स्टोन लेट्स से पहले ग्राउंड पे रखा हुआ था, then let's say it is on the roof of the building, same stone। So एक बात बताओ, if someone asks you what is the position of stone with respect to ground, देखो हम रेफरेंस किसे ले रहे हैं? ग्राउंड को। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डेफिनेटली सर इन दोनों स्टोन्स की पोजीशन सेम है या डिफरेंट है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड Sir, different. डिफरेंट है, ठीक है। सपोज करो ये बिल्डिंग इज ऑफ हाइट, लेट्स सपोज, ठीक है, 60 मीटर्स। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी पोजीशन ग्राउंड पे ही है, तो ओके, वी विल से ओके जीरो सर, आई मीन वो जीरो ओरिजिन पे ही है, और ये स्टोन 60 meters above the ground है। Now if you push this stone towards the ground, it has the capability of performing work, okay, or the ability to do वर्क, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, और इस एनर्जी को इन्होंने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज एक्चुअली ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। सर नहीं, उसको हम, लेट्स से इफ वी थ्रो ऑफ दिस ग्राउंड from the roof, the gravity will pull this stone towards the ground, that's why it is able to do the potential energy। yes it is able to। तो वो ग्रेविटी एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। सर किस में? जब तक ये रूफ में था स्टोन, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, पार्डन मी, Yes, वो sir. एक student का call था, he was having trouble joining the class। okay, so the gravity actually will convert the kinetic energy, sorry, the potential energy into kinetic energy as the stone is falling। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज द, बताओ क्या है? g acceleration due to gravity and h is the height of that object with respect to ground। देखो इस रिस्पेक्ट में तो पोटेंशियल एनर्जी की ये है, तुम लोग 11th में जाओगे ना, फिर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर कुछ पढ़ोगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेट, स्टेट कैसा ऑब्जेक्ट का? सर स्टेट से मतलब, फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है, दिस इज टाइड टू अ हुक, so one end of the spring is fixed, okay, the other end is tied to a mass, let's say an object having a mass of 1 kg। now I'm telling you before
that this state of spring is the relaxed state. It is not stretched. However, if you stretch this object, I mean, let's say change the position of this mass from position A to position B, गेस करो क्या हुआ. इसकी इस स्प्रिंग का जो स्टेट था या कह लो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो गया. क्या ये अपने रिलैक्स्ड स्टेट में और रहेगा? अपने रिलैक्स स्टेट में नहीं रहेगा ना. as soon as you remove your the force with which you're holding this particular object, the spring would want to pull back the object to its original position. of course थोड़ा oscillation ऐसे से होते होते फिर वो अपने रिलैक्स स्टेट पे आ जाएगा. तो ये भी एक किस्म की पोटेंशियल एनर्जी है. बट इज इट ड्यू टू पोजीशन ऑफ द object or the position of whatever the reason is behind the potential energy? No, it is actually behind, and the reason is configuration. उसकी configuration change हो गई. उसके relaxed state में अब वो नहीं था, अब अपने वो stretched state में था स्प्रिंग. तो वो वापस ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना चाहेगा. तो इसके लिए एक अलग तरह से फिर फॉर्मूला होता है -kx करके, वो 11th में पढ़ोगे. तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ mgh नहीं होता है फॉर्मूला, ठीक है. इट्स एक्चुअली अभी 9th में हो तो इंट्रो पार्ट के लिए बस वो तुम्हें पढ़ाते हैं कि ओके पी इज हाफ mgh, दैट्स इट. वो इस एस्पेक्ट को टच ही नहीं करते हैं अभी 9th में, ठीक है. ये बात समझ में आई. बट आप दोनों वर्ड लिखना, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बताओ कोई डाउट? नो सर. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप इसको डिफाइन कर दोगे. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, बताओ, वर्च्यू ऑफ motion of an object. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. गुड. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, राइट. इट्स वेरी सिंपल, डेराइव नहीं करना है. हाफ mv², सिंपल. ओके. थर्ड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. इसे सॉल्व करके बताओ मुझे. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. पढ़ो. First, write down, everyone. I'm giving you 2 minutes. Everyone will write down the given data. इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें क्या गिवन डेटा पता चल रहा है, and then try and solve it. Come on, do it quickly. Whosoever gets the answer, let me know in the private chat. Hmm, 40 seconds. Jaldi. Kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meters per second is 25 joules. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, we are actually solving the question number 3. Whosoever gets it, let me know. ठीक है, ट्राई करो, चुपचाप बैठो मत या बातें मत करो. ओके विदुषी, सो फर्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स मास, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड. ओके, तो m इज इक्वल टू, सर मास, सर अभी मैं आपको बाकी दो के आंसर लिख रही हूँ. अच्छा अच्छा. फर्स्ट का इश व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स, अच्छा, और ये सेकंड का है. ओके, नहीं सर, वो पहले का ही है. किसे कंसिडर करूं? 10, 100, आई मीन
सर 100। बट उन्होंने 2 पार्ट पूछे हैं, एक सर दूसरे का बस अभी बता रहा अच्छा सब भेज दिया। ओके विदुषी। सेकंड अच्छा ओके ठीक है। तनुष्का, सूची, निवेदिता, ध्रुव अग्रवाल, नमन, चिराग, जैन, अनन्या, श्रेया राय, एरन, रिद्धि, प्रथम, पलक, आर्यवीर, अनिमेश, अपूर्वा, गौर, सिमरन, राशि। सर मैंने सेकंड का भी भेज दिया। ओके सर मैंने ठीक है तनुष्का, क्रॉस चेक किया आई होप। ठीक है देखो आई एम सॉल्विंग इट। किनको किनको नहीं आया समझ में बताओ, एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टूड हाउ टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया मतलब? ओके प्रथम, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अर्पित, मुस्कान, श्रेयांश। अरे डाल ना अब, ए रुकेगा। एक मिनट चिराग, म्यूट कर लो, म्यूट करो। I go to a silent room and attend the class ना। वानिका ये समझ में आया क्वेश्चन? आरव, अच्छा आरव ओके। तो बताओ भाई म्यूट क्यों किए हुए, एकदम साइलेंट रहते हो क्या तुम लोग क्लास में? बताओ। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा, जल्दी बताओ क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या गिवन डेटा है इसमें। एनीवन बताओ क्या गिवन है इसमें। So velocity is equal to 5 meter per second and ठीक है, kinetic energy is 25 joule. वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी है 25 25 जूल। जूल्स। उन्होंने क्या पूछा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अच्छा अभी 5 है, डबल होने के बाद क्या हो जाएगी 10। 10। ओके तो आफ्टर डबलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें मास तो निकालना पड़ेगा, और वो मास की इंफॉर्मेशन इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू से पता चल जाएगी। क्योंकि अगर आप वैल्यूज पुट करो इस फॉर्मूला में विच इज हाफ mv स्क्वायर, राइट, 25 शुड इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पे m कितना आया था एनीवन? 2. आंसर 2। 2। ठीक है, ये 5 स्क्वायर और 25 तो ऐसे दिख रहे हैं, कट जाएंगे बोथ साइड, तो हाफ का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, सो वी गॉट द मास। नाउ कंसिडरिंग कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, वेलोसिटी जब डबल हो जाती है मतलब 5 से 10, तब कितनी काइनेटिक एनर्जी? बहुत सिंपल है, उसी फॉर्मूला में पुट करो, हाफ इंटू एम, अभी अभी जो निकाला हमने 2 इंटू वी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। 10 तो स्क्वायर। 100 जूल्स, देखो ये 2 एंड 2 कट गया, तो वेलोसिटी डबल करने पे कितनी है काइनेटिक एनर्जी? 100। 100. अब वेलोसिटी हाँ 3 टाइम्स अगर इंक्रीज करते हो, मान लो 5 से 15 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ इंटू एम विच वॉज 2 इंटू वी इंटू स्क्वायर मतलब 15। 15 स्क्वायर, तो 2 2 कट गए, 15 स्क्वायर विच इज 225। तो किसी का 225 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आ रहा था, आई मीन दैट शुड नॉट कम, चेक कर लेना ठीक है। ओके अब देखो ये जो एक्टिविटीज है ना 11.8 एंड 11.9, ये दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करती हैं। नाउ रिमेंबर अभी अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी है पोटेंशियल एनर्जी की, क्या कि इट इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ सर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ तो मैंने अभी अभी देखा मैसेज, तो आपने अब तक क्या पढ़ाया? अच्छा हमने डेफिनेशन लिखी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, ये देखो
उसके बाद फिर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, ये 1 2 3 इसके बारे Okay. हमने डिस्कस किया। बस यही इनिशियल के 15 मिनट्स देख लेना रिकॉर्डिंग, कुछ ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट, बट देख लेना अगर इन केस। बाय द वे वो डेफिनेशन कहाँ गई? हाँ ये रही डेफिनेशन। हाँ, सो आई वाज सेइंग गाइस, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि उसका स्टेट क्या होता है। रबर बैंड रिलैक्स स्टेट में है, उसको स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच्ड स्टेट में आ जाएगी ना, देन इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसे? स्ट्रेच्ड स्टेट ऑफ रबर बैंड, सिमिलरली स्ट्रेच्ड स्टेट ऑफ स्प्रिंग, सो दे आल्सो पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। यही चीजें इन्होंने एक्टिविटी 11.8 एंड 11.9 में बताया, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए क्या करेंगे? वर्क करेंगे, ठीक है? उन पे वर्क नहीं होगा। एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है? ओके, सिमिलरली एन एरो एंड अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन द बो, दिस इज आल्सो एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोजीशन चेंज हो रही है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है? आई मीन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा सूटेबल वर्ड है ना। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका स्टेट, किसका? स्ट्रिंग का, ठीक है? रिलैक्स्ड स्टेट में उतना वर्क नहीं कर पाएगा ये बो पे, जितना स्ट्रेच्ड स्टेट में करेगा, ठीक है? और वो फिर अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द बो एंड देन इट फायर्स। बाहुबली मूवी देखी होगी सबने, उसमें तो 3 एरोज एक साथ छोड़ते हैं। खैर पता नहीं वो रियलिटी में ट्रू है कि नहीं, बट आई मीन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। ओके, एक बार ये लाइन पढ़ लो फिर से, कि whenever we stretched a rubber band, let's say a spring or the bow of an I mean the string of a bow, we basically transfer our muscular energy, है ना, and increase the potential energy of that object, और फिर जैसे उसे रिलीज करते हैं, then the energy is transformed। कौन सी? potential energy is transformed in the kinetic energy, ठीक है? तो the potential energy possessed by the object is the energy present by the virtue of its position और configuration। ये तो बुक में भी अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, position और configuration, ठीक है? याद रखना। कोई डाउट? एनीवन? किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ? No, sir. चलो आगे बढ़ो फिर। potential energy of an object at a height, okay, this is completely dependent on the following formula, mass times g times h, ठीक है? वन मोर थिंग, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी of an object depends on the initial and final position of the object. It does not depend on the path taken by the object, ठीक है, between those 2 points। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ये दो एक डायग्राम्स को देखो। फर्स्ट केस में ये ब्लॉक ऑफ मास ओके ग्राउंड पे रेस्ट है कर रहा है, फिर उसे वर्टिकली ऊपर रेस कर दिया गया टू अ न्यू पोजीशन बी। सेकंड केस में सेम ब्लॉक ऑफ मास को इन्होंने सेम हाइट पे ले जाने के लिए ना एक डिफरेंट पाथ लिया, ठीक है? तो डिफरेंट पाथ डिसाइड नहीं करते हैं कि कितनी कम या कितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वो पोजेस करेगा अपने फाइनल, ठीक है, पॉइंट पे आकर। ऑब्जेक्ट का पाथ डिसाइड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट डिसाइड करता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट, ठीक है? तुम चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से इस स्टेट में ऐसे भी लेकर आ सकते थे। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है कि देखो, अगर तुम घूम फिर के उस ऑब्जेक्ट को पूरी दिल्ली घुमा दी, बैंगलोर ले गए और फिर वापस ऑब्जेक्ट को वहीं लेकर आ गए, तो पता क्या पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा वो? जीरो। बोलो क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक लूप में फंस जाता है, ठीक है,
लूप समझ रहे हो ना, जिसमें तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड या फिर कोई बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं, उनका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो एक्चुअली पूरा वर्क डन जो होता है ना बाय द सन, ठीक है, ऑन देम, जो पुल होता है ग्रेविटी का पुल, वो जीरो होता है, क्योंकि एक लूप में उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है। दैट्स व्हाई अ वर्ड कम्स कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, इट्स अ कंजर्वेटिव एनर्जी। कंजर्वेटिव एनर्जी के दो ही हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। कंजर्वेटिव एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द बेसिकली पाथ टेकन, ठीक है, between the initial and final point of the object. It only depends on the initial and final point of the object. It does not depend on the path taken. अगर initial final point same है तो ठीक है, total work done या total energy possessed zero. Okay. देखो ये simple सा एक formula, I mean a question. Energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे बता दो बिना पेन यूज किए। मान लो G 9.8 नहीं है, G 10 है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन ईज। एनर्जी पोजेस्ड पता है ना, mgh, वैल्यूज पुट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। 600. 600। लेट्स से तुमने हाइट 6 मीटर नहीं 60 मीटर्स कर दी, अब कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? 6000. तो ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हाइट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास। जी पे तो नहीं करेगी डिपेंड, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। हाँ, तुम विद इन द वेल रेंज ऑफ प्लैनेट रहो तो जी की वैल्यू उतनी वेरी नहीं करेगी। अब तुम मत बोलो सर अर्थ से बाहर चले जाएंगे तो ऑफकोर्स तब तो जी चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी स्कूल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से व्हेन द हाइट इज डबल्ड, मैं h लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एंड मास इज हाफ्ड। बिना पेन यूज के बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ जाएगा? ओरिजिनल के कंपैरिजन में, ओरिजिनल के मुकाबले क्या चेंज आएगा? No change. No change. नो चेंज, गुड, No change. एग्जैक्टली। इनिशियल के वेरिएबल्स मान लो h m, हाइट h मान लो, m मास मान लो, g तो कांस्टेंट है। आफ्टर चेंज h 2h हो जाता है क्योंकि डबलिंग हो गई हाइट की, और m क्या हो जाता है? m/2 हो जाता है। g तो g ही रहेगा। तो पहले जो प्रोडक्ट था इन तीनों का वो पोटेंशियल एनर्जी दे रहा था, अब चेंज के बाद इन तीनों का प्रोडक्ट भी देखो 2 कैंसिल के बाद mgh दे रहा है, सो नो चेंज। तो ये थ्राइस हो जाना, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मतलब पूछ सकते हैं मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट, okay, then comes law of conservation of energy. I think everyone knows energy can neither be created nor be destroyed, so it's only transformed from one form to another form, ठीक है। तो इसमें इस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ में हम यही पढ़ते हैं कि लेट्स से फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज इट इज फॉलिंग इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग, सो एज इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग, क्या इन्फ्लुएंस, क्या फर्क पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी पे? वो भी डिक्रीज होगी। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो रही है, मतलब वो वैनिश हो जा रही है, मतलब सर मतलब खत्म हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है एनर्जी। कम हो रही है मतलब नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसी अदर फॉर्म में। किस अदर फॉर्म में? इस केस में फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस में वो किस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? मैं फिर से रिपीट कर, हाँ बोलो। Kinetic. Kinetic. काइनेटिक में भी आप पर्टिकुलरली बोलोगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स उसमें कन्वर्ट हो रही है बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज एज द ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल्स इट एक्सेलरेट्स
एक्सेलरेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और सबको पता है एक्सेलरेशन मतलब change in velocity. So potential energy gets converted into kinetic energy, and the object has a higher velocity than it had earlier. ठीक, but the moment जैसे वो टकराएगा, ठीक है, ग्राउंड पे, तब क्या हो गया उसकी kinetic energy को बताओ. Who will tell me? Kinetic energy will be zero. Zero. Good. लेकिन अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी ऐसे आउट ऑफ Kinetic energy थिन, हाँ बोलो किस, convert हो जाएगी potential में, potential energy में. पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राउंड में जीरो होगी क्योंकि हाइट जीरो हो गई. पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ Mechanical. मैकेनिकल से क्या कहना चाह रहे हो? बी अ लिटिल मोर इलैबोरेटिव. I mean that as there are only three forms of energy, potential, kinetic and mechanic, and यहाँ पे potential and kinetic दोनों zero हो रहे हैं. So I feel कि it should become mechanical energy. ओके, मैकेनिक, ओके ठीक है, मैं प्रिसाइज वर्ड बोलता हूँ, बट एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? मैक्स पोटेंशियल एनर्जी थी जब मैक्सिमम हाइट पे था ऑब्जेक्ट, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी थी. इनफैक्ट मिनिमम क्या, जीरो थी काइनेटिक एनर्जी द मोमेंट इट स्टार्टेड टू फॉल, और जैसे ग्राउंड पे हिट किया ऑब्जेक्ट ने तो मैक्स काइनेटिक एनर्जी थी. जैसे हिट नहीं किया, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, जैसे वो हिट करेगा उसकी वेलोसिटी तो कम हो जाएगी, राइट, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी. तो मैंने कहा कि द पॉइंट एट जैसे उसने ग्राउंड हिट कर दिया तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो भी जीरो हो गई, राइट, वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि उसकी, तो वो किस अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? अर्पित भी कह रहा मैकेनिकल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड टुगेदर. ओके गुड, यस. लॉ ऑफ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में और 9th के सिलेबस में भी आपको यही सीखना है कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, रिमेंबर दिस वर्ड, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी possessed by a freely falling object is the sum of its kinetic energy and potential energy. याद रहेगा, the total mechanical energy of a freely falling object is the sum of its potential and kinetic energy. ठीक, मैंने वर्ड बोला है ड्यूरिंग फ्री फॉलिंग, लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हट के पूछ दिया कि जब हिट कर गया तब क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी का. यार देखो, जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे, मान लो ग्राउंड काफी रिजिड है, रिजिड मतलब बहुत ही सॉलिड है, लेट्स से मार्बल का बना हुआ है, इसमें क्रैक आ गए, मार्बल में नहीं ऑब्जेक्ट में, तो वो काइनेटिक एनर्जी पता किस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? बताओ, किसी ने टाइकोंडो या कुछ कुंफू वगैरह सीखा है ना? कभी किसी को पंच, मतलब किसी आदमी को नहीं बट किसी सॉफ्ट टाइप ऑब्जेक्ट जो जल्दी मतलब नॉर्मली इंसानों से डिफॉर्म ना हो, बट तुमने पंच मार के उसमें क्रैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो तुम उस ऑब्जेक्ट में? अपनी काइनेटिक एनर्जी को बताओ. पोटेंशियल पोटेंशियल, आई थिंक. श्रेया पोटेंशियल कह रही है. एनीवन एल्स? पोटेंशियल, गुड, कैसे बताओ? सर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा. वेरी गुड, कॉन्फ़िगरेशन तुमने चेंज कर दिया उस ऑब्जेक्ट का, क्रैक्स होने से पहले, ठीक है, और क्रैक्स होने के बाद उसका स्टेट चेंज हो गया ऑब्जेक्ट का. वेरी गुड, इट इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसमें क्रैक्स आ गया, लेकिन वो फिर तुरंत जीरो हो जाती क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी अपना प्रकट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ दोस क्रैक्स, बिकॉज वो फोर्स इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि डिफॉर्म करके रख देती है ऑब्जेक्ट को. खैर ये थोड़ा सा अलग था, बट याद रखना किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट में चेंज आए तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी के चलते वो हुआ होगा. ओके, एंड वन मोर थिंग,
ये जो मैकेनिकल एनर्जी की हमने बात की ना, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट which is sum of potential and kinetic energy, this sum is always constant, always, as long as the object is freely falling. ठीक है, एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो v स्क्वायर टर्म बढ़ेगा, v स्क्वायर टर्म बढ़ेगा तो हाफ mv स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एंड जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा है तो हाइट उसकी कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इट्स लाइक सिंपली 10 + 0, 10 क्या है, PE एट मैक्सिमम हाइट, 0 क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्स। जैसे गिरना शुरू हुआ, 0 से मान लो ये 2 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 2 से मान लो 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा। आई मीन देखो, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी remains always constant. That's actually the total mechanical energy. Okay. बताओ फिर एनर्जी में यही था। Now we'll move on to the power. ये क्लियर है सबको? Okay, I should take that as yes. देखो अब कमर्शियल यूनिट्स में आते हैं। सॉरी, कमर्शियल यूनिट्स में आने से पहले रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट वर्ड जब भी आए इसका क्या मतलब है, आप उसकी स्पीड, ठीक है, पर यूनिट टाइम में आप चेक करना चाह रहे हो कि वो वर्क कितनी तेजी से हो रहा है, राइट? तो बेसिकली वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का पता है ऐसा यूनिट सेकेंड्स, वर्क का पता ही है जूल्स, तो जूल पर सेकेंड एक नई फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल यूनिट जिसे हम पावर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो पावर इज नॉट, मत बोलना कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, नहीं, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बट पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना, बिकॉज रेट अपने आप में वो टाइम की इंफॉर्मेशन लेकर चलता है। ठीक है, सिंपल। पावर, कोई 100 जूल्स ऑफ वर्क कर रहा है 2 सेकंड में, और कोई दूसरा बंदा 100 जूल्स ऑफ वर्क कर रहा है इन 0.2 सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली पावर किस में ज्यादा है, सेकंड वाले में। सेकंड। और कोई कहे कितनी ज्यादा है, तो बहुत सिंपल है, फट से निकाल लोगे। ये 100/2 करोगे 50 वॉट्स, और हाँ बाय द वे, सो सॉरी मैंने बताया नहीं पहले, SI यूनिट पावर के ना वॉट्स होते हैं, उसको WATT स्मॉल में या तो लिखो या तो जस्ट कैपिटल W, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो इस केस में, सेकंड केस में ये हो जाएगा तुम्हारा 500 वॉट। ठीक है, 10 टाइम्स ज्यादा पावर है उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ओके। एक और चीज गाइस, इसे हल्के में मत लेना। अब जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बार स्कूल एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम 1 जूल ऑफ वर्क, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिमिलरली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम 1 वॉट ऑफ पावर। तो क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, आप इसे डिफाइन कैसे करोगे। देखो पहली बात डिस्कस करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस। सर 1 वॉट ऑफ पावर का मतलब क्या है। देखो 1 मतलब यूनिट, अगर आप एक यूनिट वर्क या फिर यूनिट एनर्जी को डिफाइन कर पाते हो तो 1 इंटू मान लो कोई भी नंबर, 1 इंटू x, इट्स जस्ट लाइक x टाइम्स ऑफ दैट यूनिट पावर और x टाइम्स ऑफ दैट यूनिट एनर्जी, इजंट इट। ये समझ रहे हो, वो पढ़ा भी होगा आपने 7th या 6th क्लास में, आई थिंक। वो क्या मेथड था, नहीं, 100 ऑरेंजेस का कॉस्ट इतना है तो 1 ऑरेंज का कितना होगा, क्या बोलते हैं उस मेथड को, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी। तो इस चीज को हल्के में मत लेना, ये हर पैराग्राफ से जरूर पढ़ लेना, उसको समझ लेना। जैसे यहाँ पे मैं पहले इसके लिए बता दूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम 1 वॉट ऑफ पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और 1 वॉट ऑफ पावर। देखो 1 जैसे डेफिनेशन ये लिखने से पहले हमेशा एक फॉर्मूला लिख लो उसका, सबको पता है ये पावर है, दिस इज वर्क। ओके, तो 1 वॉट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब जब ये लिख लिया,
उसको वर्ड में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 watt of power is is 1 joule of work done by an object in 1 second. सिंपल। आपने उसी मैथमेटिकल चीज को इंग्लिश सेंटेंस का रूप दे दिया, समझे? 1 watt of power is when an object performs or executes 1 joule of work in 1 second of time, ठीक है? Is that clear? कैसे डिफाइन करोगे 1 watt? Yes, sir. ठीक। अब देखो थोड़े बड़े यूनिट्स आते हैं पावर के, जैसे किलोवाट, ठीक है। सर ये यूनिट्स कहाँ यूज होते हैं? बेसिकली ये यूनिट्स यूज होते हैं पावर जनरेशन प्लांट, पता है, जैसे रिलायंस कंपनी, फिर टाटा ग्रुप, टाटा पावर्स, ठीक है, जिंदल पावर्स, ये लोग पावर मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरे मतलब जिनको भी रिक्वायरमेंट पावर, उनको बेचते हैं वो पावर। आपके घर में जो पावर आ रही है, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, कोई ना कोई कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं, प्रोड्यूस कर रही है बाय सम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेज, मोस्टली बाय कन्वेंशनल वेज। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सुना होगा सबने, कोल को जलाकर कन्वर्ट करते हैं। तो तब 1 watt ऑफ पावर बहुत छोटा यूनिट होता है उनकी टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, तब वो किलो वॉट्स में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा यूनिट है। फिर कौन? किलोवाट। कब? जब आप आम भाषा में से बात करो, लेकिन पावर जनरेशन कंपनीज के लेवल पे अगर बात करो तो उनके लिए वॉट बहुत छोटा यूनिट है, तो उनके लिए किलोवाट बहुत मतलब आम सा यूनिट हो गया, क्योंकि वो बहुत ढेर सारी पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। वो आपस में चलो ऐसे बात कर रहे हैं, लेट्स से यार तुम्हारा प्लांट कितना मैन्युफैक्चर करता है, मतलब ठीक है पावर, वो कहेगा यार 200 किलोवाट, बस मेरा प्लांट 700 किलोवाट करता है, ओ 500 किलोवाट ज़्यादा। तो मतलब एक नॉर्म सा है कि किलोवाट उनके लिए एक छोटा यूनिट है, ठीक है। और किलो और सिंपल वाट में पता ही आई मीन रिलेशन, 1000 watt इज जस्ट 1 किलोवाट। एक क्वेश्चन देख लो फटाफट। अच्छा एक और चीज, जैसे ये तो मैक्रोस्कोपिक, मतलब मैक्रोस्कोपिक नहीं कहेंगे, बट ठीक है, जब बहुत ढेर सारी पावर एक जगह से जनरेट हो रही तो हम वॉट नहीं किलोवाट यूज करते हैं, और 1 किलोवाट इज 1000 ऑफ वॉट्स। बट एक इलेक्ट्रॉन की अगर वर्ल्ड में आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन छोटा सा, पता है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो घूमता है, पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो तुम एक बात बताओ, क्या 1 वॉट इलेक्ट्रॉन की दुनिया के लिए बहुत बड़ा यूनिट है या बहुत छोटा यूनिट है? व्हाट डू यू थिंक? सर बड़ा यूनिट है। बहुत बड़ा, एग्जैक्टली। तब हम और बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में जाते हैं, तो फिर वॉट्स को हम 1 वॉट को भी डिवाइड करके, मान लो तुमने इसको 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दिया, और इस नई चीज को अब तुम कुछ नया नाम दे दोगे, कुछ भी नया नाम, ठीक है, तो फिर वो एक कॉमन भाषा बन जाती है, ठीक है। पार्टिकल फिजिसिस्ट होते हैं, पार्टिकल्स की जो स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, तो फिर वो एक इस नए नाम से आपस में बातें करते हैं, यार मैंने आज एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में और मेरे इलेक्ट्रॉन ने ये रिजल्ट शो किए, और मान लो उसने कुछ, मान लो 1 वॉट का 10 की पावर 9 से तुम डिवाइड कर रहे हो, तो उसको कुछ नाम दे दो, लेट्स से चलो लिख देते हैं नैनो वॉट, वैसे तो बस कन्वीनियंस के लिए। तो कोई कह रहा है यार मेरा 2.5 नैनो वॉट से रिजल्ट आया, कोई कहेगा अच्छा मेरा तो 0.7 है, तुम्हारा 0.7 आ गया, तो ठीक है, वो फिर उनके लिए वो रिजल्ट्स कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि अच्छा तुमने कुछ मतलब अलग से ऑब्जर्व किया, अपने एक्सपेरिमेंट में किया, कि जो फर्दर हमें असिस्ट करे, अपना डेटा यार ज़रा शेयर करना ना, क्या कैसे आया तुम्हारा 0.7। तो दैट्स हाउ दे आई मीन डू द साइंस। तो ये यूनिट कन्वर्जन में कभी घबराना मत, बस इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव,
तुम किस स्केल पे देख रहे हो चीज़ों को, बड़े स्केल में, छोटे स्केल में। ओके, जैसे एक क्वेश्चन देखो, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट का है, ठीक है। आई होप एवरीवन नोज वेट एंड मास आर डिफरेंट। 2 लड़कियां हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड द अदर गर्ल बी। Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? पहले तो मुझे जल्दी से बताओ expend का मतलब क्या है, आसान हिंदी भाषा में जल्दी बताओ। expend करना, रूट वर्ड है expend, एक बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हो, expend से बनता है expenditure, तो सुना होगा सबने। मतलब एक एक्सपेंड रोप करना क्लाइंब कर, मतलब बड़ा करना, खर्च करना यार, किसी चीज को स्ट्रेच कर To spend थोड़ा। or use energy. एग्जैक्टली, स्पेंड यूज, खर्च करना, सर मतलब रोप को क्लाइंब करने के लिए कितनी पावर उन्होंने खर्च की, खर्च स्पेंड की। की, एग्जैक्टली, सिंपल। चलो बताओ, तुम्हें ये बताना कि व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल एंड हाउ मच पावर डिड द गर्ल, जिसने भी ज्यादा पावर से ये टास्क मतलब पूरा किया है, कितनी ज्यादा पावर से किया है वो भी मुझे बताना है। ऑनेस्टली करो, आई मीन कोई बुक देख के नहीं, डेटा तुम्हारे सामने, गिवन वैल्यूज लिखो। और याद रखना, पावर निकालने के लिए हमें 2 चीजें पहले निकालनी होती हैं, वर्क, आई मीन वर्क, टाइम। तो पहले वर्क पे फोकस करो, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, टाइम के दोनों नहीं सॉरी, दोनों के लिए सेम नहीं। एक लड़की ने 20 सेकंड में टास्क किया है, दूसरी ने 50 सेकंड में। तो मुझे ऐसे बताना, पीए और पीबी। पीए मतलब पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए, पीबी मतलब पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी। कम ऑन जल्दी। ओके, तनुष्का निश, ठीक है। विदुषी एक बार क्रॉस चेक करो। ओके सर। वर्क सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फर्स्ट गर्ल, ओके ओके, स्नेहा ओके, इश, तनुष्का, ठीक है। ओके, माने यूनिट्स लगाया करो, ठीक है। जैसे पावर निकाल रहे तो वॉट्स लिख दिया, ओके। Alright, sir. ओके नमन, गुड। स्मॉल डब्ल्यू नहीं नमन, कैपिटल डब्ल्यू, जैसे पीए में, ठीक है, बढ़िया, गुड, ठीक है। विदुषी, आई होप तुम्हें गलती समझ में आई अपनी। यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन इन मिस्टेक्स का ध्यान रखो, ताकि मतलब छोटे मोटे मार्क्स ना कट जाएं। वैसे स्टेप मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसी तो गलती इम्प्रूव की जा सकती, मतलब नहीं दोहराना है। बाकी लोग सब सो रहे हैं, आई थिंक। मुस्कान, अनन्या, जेन, पलक, अथर्व, श्रेया राय, शिखर, ओजस, इस फॉर्मेलिटी के लिए क्लास कर रहे हो सब। बताओ, कुछ तो कहो, या समझ में नहीं आया, या फिर सर कुछ तो कितनी वैल्यू है अथर्व, बताओ। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार, कम ऑन, आई मीन इंटरैक्ट। ओके मुस्कान, ठीक है। देखो, मैं एक्सप्लेन नहीं, मैं सीधा वर्क निकाल रहा हूँ, आई होप सब लोग समझ जाएंगे। वर्क सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस सर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ पे क्या है? क्या वेट अपने आप में फोर्स नहीं है? यस, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ attracts the object towards its center. तो 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, तो दोनों के लिए सेम फोर्स और सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क आ गया तुम्हारा 3200। 3200 एक बार में आप ए के केस में 20 से डिवाइड करोगे, और बी के केस में
50 से, सिंपल। अब मेरा क्वेश्चन है सब, ठीक है, ये निकल जाएगी वैल्यू। आई थिंक 3200/20 कितनी आई? 160 वॉट्स। और यहाँ पे 32/5 64 वॉट। ओके, अब मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्ट है, सपोज, सॉरी इसे इरेज कर देते हैं पहले। सपोज करो g की वैल्यू 10 है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ले रहे हैं। गाइस कितना गिवन था? ईच गर्ल का वेट 400, राइट? सो Yes, sir. वेट इज द डाउनवर्ड Yes, sir. एक्टिंग फोर्स। क्या जल्दी से तुम लोग बता सकते हो मास कितना होगा ईच गर्ल का? जस्ट आस्किंग। 40 kg. 40 kg. What? सिंपल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। गर्ल ने एक्सपेंड की, खर्च की एनर्जी, एंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क एज यू नो पावर 8। हाँ बोलो। सर एक्चुअली सर मैं अपने नानी के घर में हूँ, तो मैं सर क्लास लीव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दशहरा का जो फेस्टिवल है वो आज सेलिब्रेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, सो 400 इज द आई मीन फोर्स। तुम्हें अगर इस ऑब्जेक्ट को लेविटेट मतलब उठाना है हवा पे, तो मिनिमम कितनी आपको फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी? मिनिमम मैंने कहा, कम से कम 400 400 Newtons. एग्जैक्टली न्यूटन। 400 से जरा से भी कम फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, द नेट फोर्स स्टिल विल रिमेन इन द डाउनवर्ड। नेट मैंने कहा, क्योंकि जब आपने अपवर्ड 400 अप्लाई कर दिया तो नेट अब क्या हो गया? 0। अब तुम जरा सा भी 0.001 भी अप्लाई करोगे ना अपवर्ड, तो ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में एक वर्ड बस इंट्रोड्यूस कर देंगे ना, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन या मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। मैक्सिमम इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि समझ रहे हो ना, 400 न्यूटन जब उन्होंने बेसिकली वो क्या कहते हैं फोर्स अप्लाई की, सॉरी फोर्स अप्लाई नहीं की, वो तो वेट है उनका, ये मिनिमम पावर है, I mean applied by each girl in climbing that height with the help, I mean holding the rope of 8 meters, because that's exactly equal to their weight, ठीक है। कभी कभी वो मिनिमम वर्ड दे दे तो कंफ्यूज मत करना, मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, जैसे एलसीएम नहीं होता है, एलसीएम ऑफ जैसे मान लो 6 and 10, क्या होगा एलसीएम इनका? 3, 2, 6 और 30, राइट? 30 ना, तो 30 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 and 10, सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, ऐसे कोई अंत है? जैसे 100th मल्टीपल पूछ सकते हैं, बट ये मिनिमम नंबर है सर जो इन दोनों के टेबल में आता है, 6 and 10 लीस्ट। तो याद रखना है ये वर्ड। कभी कभी एक दो स्कूल टेस्ट्स में मैंने देखे हैं ये वर्ड्स यूज करते, और स्टूडेंट्स वे कंप्लीटली क्लूलेस, यार करना क्या है इसमें, ठीक है। वो बस निकाल के आ गए सॉल्यूशन, बट दे वर नॉट श्योर, बट लकीली दे सर गॉट। वापस बता दीजिए सर, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा जब भी मिनिमम वर्ड आ जाए ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर, जो लड़कियों ने यहाँ पे अप्लाई किया टू क्लाइम द हाइट ऑफ 8 मीटर विद द हेल्प ऑफ रोप, आंसर यही है 160 वॉट्स एंड 64 वॉट्स, यही दो वैल्यूज थी ना, यस सर। ठीक है। यही मिनिमम है, क्योंकि आप का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करने के लिए कम से कम उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी, कम से कम तो उतनी लगानी पड़ेगी, देन ओनली द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, क्योंकि तभी तो क्लाइंब करेंगी। सो दैट्स व्हाट आई मेंट टू से, मिनिमम वर्ड आ जाए तब भी यही आंसर होगा, बट मैक्सिमम के लिए आप क्या कहोगे? इट इज एनी वर्क greater than 400 joules, or it is, what is the maximum power? It is any power greater than 160 watts in the case of girl A and 64 watts in the case of girl B. मैक्सिमम के केस में ऐसे लिखना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट्स देख लो गाइस। कमर्शियल वर्ड समझते हो ना? कमर्शियल का Yes, बस sir. मतलब क्या है बताओ?
सर उसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा। चलो मैं ऐसे बताता हूँ। अभी टीवीज तो काफी देखते होगे तुम लोग जब से घर पे हो, लॉकडाउन। एग्जैक्टली एड, जैसे तनुष्का कह रही है एडवर्टीजमेंट। एक बात बताओ, तो टीवी तो में कौन कमर्शियल जैसे किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, मतलब किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए कोई एक स्टैंडर्ड नाम जो हम उस प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है, मतलब उसको मोनेटाइज करने के लिए। मोनेटाइज मतलब वो चीज अगर हम पढ़ेंगे, उस शब्द को हम जब भी सुनेंगे या देखेंगे, तो हमें एक अंदाज लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा इतने पैसे भी चुकाने पड़ेंगे इस चीज के लिए। जैसे जैसे मम्मी ने कहा जाओ 2 लीटर दूध लेकर आओ, ठीक है, लीटर से फीलिंग नहीं आ रही है, बट अब तुम्हें कोई कह दे कि यार 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू ₹80, तब थोड़ा सा फील आएगा। बट ठीक है, यहाँ लीटर इज नॉट अ कमर्शियल यूनिट। मान लो कल को कोई ऐसे एक नाम दे दे इस मिल्क वाले बिजनेस को कि पर लीटर 80 है, तो जैसे चलो क्या नाम, हम नाम तो यार कुछ भी दे सकते हैं, चलो छोड़ो ये, मैं आपको इसके हेल्प से बताता हूँ कमर्शियल यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने मान लिया कि जब भी 1 किलोवाट ऑफ पावर 1 घंटे के लिए यूज करेंगे, सर ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वी कैन से वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ पावर इन टाइम। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी 1000 वॉट ऑफ पावर फॉर 1 आवर ऑफ टाइम कंज्यूम किया जाएगा, इस दोनों इन दोनों वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को कुछ नाम दे दो। क्या? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तुम लोग एक्चुअली 1 किलोवाट आवर नहीं बोलते हो, आई एम 100% श्योर, ये तुम्हारे मॉम डैड तो जानते ही होंगे, तुम भी जानते होगे, कभी ना कभी सुना होगा यार, इस ठंड के मतलब गर्मी के मौसम में ज्यादा बिल आता है, पता है ना, क्योंकि एसी बहुत चलती है। 500 यूनिट बिल आए यार, आई मीन 500 यूनिट्स। मॉम डैड के मुंह से जरूर सुना होगा 500 यूनिट बिल आए, कभी किसी ने? हाँ सर सुना है। तो ये यूनिट से वो ये कहना चाहते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। टेक्निकल भाषा में यूनिट इज किलोवाट, आई मीन देखो यूनिट की जगह कुछ भी आ सकता है ना, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एनीथिंग, जूल पावर। तो अब इतना टेक्निकली नहीं जाते हैं कि बताओ मुझे वो यूनिट है क्या फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज किलोवाट आवर। तो जब भी तुम, लेट्स एक हीटर है, रूम हीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तुम परचेज करके आए, अभी जैसे ठंड का मौसम आने वाला है, वो 2000 वॉट का हीटर है, ठीक है, और तुमने उस हीटर को मान लो 5 मिनट तक चलाया, तुम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 मिनट तक उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली। सर कैसे? ये देखो बहुत सिंपल है, तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, पावर रेटिंग लिखी रहती है हर डिवाइस पे, पावर रेटिंग लिखी रहती है। अरे यार चलो, ये तो ऐड देखा होगा ना टीवी में, वो 65 वॉट वाला एक आया है फोन, 65 वॉट चार्जर, रैपिड चार्जर, क्या नाम है उस फोन का? वो वन प्लस में भी आ गया है। नॉर्ड नॉर्ड नहीं है वो, पहले ओप्पो में आया था, अभी वन प्लस 8 में आ गया है वो टेक्नोलॉजी, रैपिड चार्जिंग, 65 वॉट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तुम लोगों ने नहीं सुनी? सर थोड़ा डिस्क्राइब करना। 65 वॉट, पहले एक वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी थी जिसको रैपिड चार्ज बोलते हैं। तुम बस सुन लेते हो ना, डिटेल में नहीं जाते हो कभी। 65 या 64 है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 60। एरिन कह रहा है Realme 7 और 7 Pro। अच्छा ठीक है, तुम फोन का नाम बता रहे हो एरिन, बट आई वाज आस्किंग इट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। वॉट क्या इंडिकेट करती है? पावर। क्या प्रॉमिस करते हैं उस एडवर्टीजमेंट में, बताओ कितने टाइम में हो जाएगा वो फोन फुल चार्ज, जल्दी बताओ। आई थिंक 30 मिनट्स कहते हैं, राइट, एज फार एज आई रिमेम्बर। कहते 30 मिनट्स में तुम्हारा फोन 0 to 100% हो जाएगा। अरे कोई कंफर्म करो, हाँ ना, 30 मिनट्स ना? सर अभी फास्टेस्ट पता 17 नहीं मिनट्स सर। है। नहीं नहीं, मार्केट में जो आ चुका है, तो उसकी बात करो। अच्छा यार तुम लोग, मुझे लगा सीरियसली टेक्नोलॉजी लेते हो तुम लोग, बिकॉज
सर इंडिया में नहीं है, चाइना मार्केट छोड़ो यार, इंडिया में जो आया है सर आई गेस 37 मिनट्स। अच्छा है। एनीवेज चलो हीटर के एग्जांपल में आ जाओ। तुम रूम हीटर लेकर आए 2000 वाट, पावर गिवन है, टाइम भी गिवन है। व्हाट आर दे आस्किंग कि बताओ यार 5 मिनट चलाने पे कितनी एनर्जी कंज्यूम की, और यहाँ किस एनर्जी की बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर एनर्जी, हाँ भाई एनर्जी, वर्क ही तो एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट फिजिकल फॉर्म्स, राइट? बट एनर्जी और वर्क में एक ही डिफरेंस है कि एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ओके। सो वी कैन ऑल्सो से दैट एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। जैसे हम वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कह सकते हैं, वैसे एनर्जी इज ऑल्सो पावर इनटू टाइम। ओके, पावर क्या पुट करेंगे? 2000 वाट। टाइम क्या पुट करेंगे? 5 मिनट्स? नो, ऐसा यूनिट क्या है टाइम का? सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन मिनट्स को सेकंड में करने के लिए इंटू 60। ठीक है, 2000 इंटू 5 इंटू 60 ऐसे बता दो बिना पेन टच किए। 5 इंटू 2000, कम ऑन, 10,000। 10,000 इंटू 60 कितना हो गया? 6 लाख। 10,000, हाँ 6 लाख। अब बताओ वॉट और सेकंड जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एनर्जी का यूनिट? जूल्स कर रहे हो ना, जूल्स। यस सर। ठीक है, यस सर। 6 लाख जूल्स। बट यू नो व्हाट किलोवाट आवर क्या है इनकी भाषा में? ये देखो किलोवाट आवर ये है कि तुम वॉट नहीं, किलोवाट मतलब, चलो 3 0 कंज्यूम करके मैं किलो जूल्स में लेकर आ गया, और आर में नहीं रखना, आई मीन सेकेंड्स में नहीं रखना था टाइम, आर में रखना था। तो मतलब सर जो हमने 60 से मल्टीप्लाई करके इस मिनट को सेकेंड में किया है कन्वर्ट, हमें क्या करना था? 60 से डिवाइड करके आर में। तब तुम इसे किलो जूल्स नहीं बुलाओगे। जैसे तुमने ये ऑपरेशंस कर दिए, 2 ऑपरेशंस याद रखना, कि तुम वॉट को किलोवाट बोलोगे और टाइम जो सेकंड में उसको आर में एक्सप्रेस करोगे, आवर, घंटा। ठीक है वो वाला घंटा नहीं, घंटा मैं नहीं जा रहा, ठीक है वो नहीं। तो 10, अब तुम किलो जूल्स नहीं बोलोगे, पता क्या बोलोगे? किलोवाट आवर। बस इतनी सी बात है। तो जूल्स को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोवाट आवर। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली जल्दी से सुन लो, 10 किलोवाट आवर, सॉरी एच आर भी होगा, मान लो नोएडा में आई थिंक 7 रुपए 8 रुपए है यूनिट। यूनिट मतलब किलोवाट आवर। आई एम सेइंग कि नोएडा में 1 किलोवाट आवर इज रुपीज। मॉम डैड को अच्छे से पता कि एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का दाम कितना है। बैकअप का तो मुझे पता है, जब तक मैं था चेरी काउंटी में। डीजी जिसको कहते हैं ना, डीजी 20 रुपए यूनिट है। हाँ, आई थिंक आई रिमेंबर दैट क्लियरली, 20 रुपए यूनिट है जब बैकअप चलता है, मेन लाइन चली जाती है तो बताओ तुमने 5 मिनट में कितनी एनर्जी खर्च कर दी? 83 रुपीज। 1 किलो वाट आवर का इतना है, तो समझ रहे हो? तो Yes, 10, sir. तो 10 किलो वाट आवर का कितना हो जाएगा? 8.30 इंटू 10, 83 रुपीज खर्च कर दिए। तो प्रिसाइसली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो इसके वही सिंपल से न्यूमेरिकल्स होंगे, ये तुम लोग ट्राई करना एग्जाम्पल 11.9। और यहाँ एक रिलेशन देख लो, बहुत ही सिंपल है कि किलोवाट आवर को उन्होंने कैसे ब्रेक किया है। किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट इज 1000 वाट्स। 1 आवर को देखो इतना सेकेंड्स में। सो दे हैव जस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन जूल्स एंड किलोवाट आवर। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया स्कूल एग्जाम्स में, बहुत बार। एंड डोंट टेक इट लाइटली, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगेन आई एम सेइंग, हमारा क्या यूनिट आया था, आई मीन सॉरी वैल्यू आई थी, ये आई थी। और अभी अभी हमने क्या देखा, 1 किलोवाट आवर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे 1 किलो की जगह 1000 और 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड्स। वॉट इंटू सेकेंड्स क्या होता है सर? जूल होता है। गुड, इनको क्या साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे सर? साइंटिफिक फॉर्म, हाँ क्लास 7 याद करो, 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6
यही रिलेशन। तो 1 किलोवाट आवर इतना जूल है, तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 किलोवाट आवर। तो यही तो हमने यहाँ पे किया था ऑपरेशन, देख लो एक बार। अगर 6 लाख जूल्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोवाट आवर। तो व्हाट am I supposed to do? Divide this by yes, है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो कहो भाई। हेलो, सब सो गए। यस सर। तो 6 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 इसे इतने सार कट कर देगी। ये 10 कट गए, ठीक है। एक मिनट, 1/6 क्यों आ रहा है? हमारा कितना आया था? 10 आया था, राइट? कहीं गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, हाँ गड़बड़ तो हुई है, मैंने यहाँ गड़बड़ की थी, सो सॉरी। 60 से डिवाइड एक बार नहीं 2 बार करना था। ये देखो, यहाँ मैंने एक बार ही डिवाइड किया, पता क्यों? यहाँ यहाँ गलती हुई है मुझसे। तुमने एक बार 60 से मल्टीप्लाई किया 5 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तुम एक बार डिवाइड करोगे तो मिनट्स में ही। सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली घर में एक डॉग है तो वेरी रैंडम। हाँ, सो सॉरी। हाँ, आई वाज सेइंग कि 60 से एक बार डिवाइड करके तुमने उसको नलीफाई कर दिया सेकेंड में। एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे ना, तब आर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली 10 किलोवाट ने 1/6 किलोवाट आवर। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा गाइस। 10 किलोवाट वो 1/6 किलोवाट आवर की क्या हो जाएगी? 5 मिनट के लिए आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, बेसिकली इतने पैसे लगे 5 मिनट उस हीटर को चलाने के लिए। ओके, तो सिमिलरली आई थिंक नाउ थिंग्स आर मैचिंग अप हियर। कहाँ गया वो? ये रहा, ठीक है। यहाँ भी हमारा 1/6 आया किलोवाट आवर, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है, जो मेरे बैच में और जो फाउंडेशन बैच में भी, आई वुड रिकमेंड एग्जाम्पलर ज़रूर कर लेना। एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। मेरी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, NCERT बैक एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। सो थर्सडे बाय नेक्स्ट क्लास मेक श्योर यू कंप्लीट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। वैसे नेक्स्ट क्लास तो हमारी लास्ट रहेगी इस चैप्टर में, तो जो भी डाउट्स आपके होंगे तो हम लोग कर लेंगे। तो NCERT बैक एक्सरसाइज questions, that's your homework. Before we leave, any doubt? No, sir. All right, guys, enjoy your evening. Have a lovely dinner with your family. Take care, everyone. Yes, Send, sir. हाँ send भी करना मुस्कान. Bye bye. Take care. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Have a nice day. Bye, sir. Yeah, bye bye. Thank you. Sir.